पहली बात तो मेरे से बात करना इसलिए थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, बट मैं कह सकता हूँ कि मैं तो खुद एक नाकाम उस सेंस में हूँ कि मैं तो गया और वापस आ गया और उसको मैंने सही नहीं कर सका। मसला जो है वो एफबीआर के का सिस्टम, एफबीआर के ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, ना एफबीआर की लीडरशिप का है, ना प्राइम मिनिस्टर साहब का है, ना ये बाजवा साहब का है। ये मसला है पाकिस्तानी माशरे के रवैये का कि क्या वो पाकिस्तान में माशरी तौर पर टैक्स में आना चाहते हैं या नहीं। अच्छा, कोई दुनिया का माशरा, कोई दुनिया का आदमी खुशी से टैक्स नहीं देता, तो फिर उसको टैक्स लेने के लिए स्टेट के पास रिट होती है और स्टेट के पास इंफॉर्मेशन होती है और स्टेट के पास पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होती है। जी जी। तो एक जब पाकिस्तान में टैक्स देने का रवैया नहीं है और स्टेट के पास रिट और इंफॉर्मेशन नहीं है और स्टेट ये प्रेशर नहीं ले सकती जो कि टैक्स के सिस्टम में आते हैं और ग्रोथ के सेक्टर्स को आपको हाथ डालने पड़ते हैं, तो फिर आप उसी नतीजे पे पहुंचते हैं जिस नतीजे पे हम आज पहुंच रहे हैं। मगर मैं इस सिलसिले में ये कह सकता हूं कि इमरान खान साहब ने वो फैसले किए हैं जो थोड़े से बेहतर हैं, उन लोग बहुत हद तक बेहतर हैं उन चीज फैसलों से जो पास्ट में हुए हैं। कम से कम पॉलिसी वाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। मगर मैंने फिर कहा कि स्टेट को मैं अफसर की बात नहीं कर रहा, स्टेट को अपने हाथ मजबूत करने पड़ेंगे अगर वो टैक्स की रेट कायम करना चाहती है। जैदी साहब, ये एक 18th अमेंडमेंट का मसला है, उसमें ये गालबन उन ख्याल था कि हर साल 1% टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाएगा। वो 10 साल पहले भी 9, 10, 11%, आज भी वही है आगे। तो इसलिए यही वजह है कि पाकिस्तान जो है, अगर आप खित्ते में भी देखें तो सब वन ऑफ द मोस्ट बैडली परफॉर्मिंग इकॉनमी है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं निजामी साहब कि आपका हेल्थ सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा, आपका ट्रांसपोर्ट चल रहा है नहीं चल रहा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है नहीं चल रहा, आपका पटवारी नहीं चल रहा, तो हम ये क्यों कहते हैं कि टैक्स चलना चाहिए? देखिए, सवाल तो ये है ना कि जब माशरे के अंदर पुलिस वाला चल रहा है, थाने सही हो गए। सवाल तो ये है ना कि हम ये कह रहे हैं कि जी एफबीआर ठीक हो जाए, थाना सही नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन का मसला हल नहीं होगा, टैक्स सही हो जाए। तो सर, आप हवाओं में बातें कर रहे हैं ना। पहले आप ये टैक्स का सिस्टम कोई आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं कर रहा है। आप मुझे स्टेट ऑफ पाकिस्तान का वो डिपार्टमेंट बता दें जिससे आप मुतमईन हों। तो क्या आप समझते हैं कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान में तमाम डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे और वो नहीं अपनी एफिशिएंसी दे रहे, तो हम क्योंकि कैश का मसला है तो उसके पीछे हम भागते हुए आ जाते हैं कि ये टैक्स सही होना चाहिए। तो पहले ये फैसला करें कि क्या पुलिस ठीक हो गई, क्या हेल्थ सिस्टम ठीक हो गया, क्या प्राइमरी स्कूल ठीक हो गए, तो फिर टैक्स सिस्टम उसके बाद में आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान की स्टेट आम आदमी को कोई भी फैसिलिटी देने में नाकाम हो चुकी है। उसी का एक पहलू टैक्स भी है। तो उसी का एक पहलू टैक्स। आपने ये इंकशाफ किया हाल ही में कि पाकिस्तानियों ने 150 अरब डॉलर बाहर रखे हुए हैं, माल्टा में भी रखे हुए हैं, इधर भी रखे हुए हैं, उधर भी रखे। क्या पाकिस्तानियों को यहाँ एक तो सरमाया जो है वो महफूज नहीं नज़र आता, या एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्यों है कि मुझे अगर पाकिस्तान में पैसे आ जाएं तो मेरा ख्याल है कि हमारे सारे मसाइल हल हो जाए? देखिए निजामी साहब, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल रेज किया है। मैंने ये इंकशाफ आज नहीं किया है, मैंने 2016 में मियां नवाज शरीफ और इमरान खान के पनामा लीक के फौरन बाद मैंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पनामा लीक, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और ये उस वक्त लिखी थी मैंने किताब जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। 2016 में एक किताब लिखी जिसका नाम है पनामा लीक, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और मैंने उसमें ये बात कही थी कि ये जो पनामा लीक है ये पाकिस्तान के लिए एक नेमत है, ये बहुत सी चीजों को पाकिस्तान को साफ कर देगी, और उसने अपना काम 25% कर दिया है जो मैंने कहा था। उसी किताब में मैंने ये लिखा था कि पाकिस्तान, मेरी जो कैलकुलेशन कहती है वो तकरीबन 120 से 150 बिलियन डॉलर पाकिस्तानियों ने बाहर पाक किया है। और वो क्या
कहाँ से पाक किया है उसकी मैंने एनालिसिस भी दी थी उस किताब के अंदर। अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा उसकी एनालिसिस दे देता हूँ। उसकी समरी दे दें। पाकिस्तान की एनालिसिस, उसकी सिंपल एनालिसिस ये है निजामी साहब कि पाकिस्तान में जो भी इंडस्ट्री के लिए प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट होता है उस पर एक सर्टेन कमीशन लिया जाता है और वो कमीशन बाहर पार्क हो जाता है। वो कमीशन की अमाउंट कैलकुलेट कर लें आप कितनी है, कितना प्लांट आया, और कमीशन की लो परसेंटेज ले लें, आपको समझ आ जाएगी कितना पैसा इस तरह पार्क हुआ। ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट की जो अंडर होती है या उसका वो आपको वो पार्क कर लें कितना हुआ। ठीक है जी। उसके बाद आप ये पार्क कर लें कि फॉरेन करेंसी अकाउंट से दुबई में कितने पैसे गए, वो पार्क कर लें। तो ये सब मिला मिलू के ये 150 से ऊपर है और 150 पाकिस्तान से जा चुका है और हर साल तकरीबन 1 से 1.5 बिलियन अभी भी जा रहा है। 1 से 1.5 बिलियन। अच्छा निजामी साहब, ब्रॉडशीट एक फर्म के साथ मुशर्रफ साहब ने इसमें ये बात याद रखें, और मैं आज पब्लिकली ये बात कह रहा हूं कि ये जो 150 मिलियन बाहर लेके गए हैं, इसमें ना ये बाहर इसमें कुछ कमाएंगे और क्वाइट पॉसिबल है कि इनमें से बहुत सौ का पैसा जब्त हो जाए, और ये भी पॉसिबल है कि बहुत से मर जाएं, बच्चों को पता नहीं लगे पैसे कहाँ हैं। ये मैं आज आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ जी। ठीक है। अच्छा जैदी साहब, ये मर जाएंगे, इनके बच्चे पैसे नहीं ले पाएंगे, तो ये कि इनके फ्लैट लंदन में खाली पड़े रहेंगे। वो कैसे अपने इनके जो बच्चे, ये इसलिए कि ये बेनामी है जी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी आप मुझे बता दें निजामी साहब, डिफेंस लाहौर, कराची डिफेंस, गुलबर्ग का कौन सा फैमिली है जिसके पास दुबई या लंदन में फ्लैट नहीं है? आप किसी से वाकिफ हैं? कोई जानते हैं किसी एक फैमिली को? जी। कौन सा है जिसके पास नहीं है? मुझे बता दें। मैंने सारी जिंदगी लाहौर में गुजारी है, किसके पास लंदन में फ्लैट नहीं है? सियासतदानों को छोड़ दें, सबके पास है ना जी। हाँ वो बिल्कुल, बल्कि बात बाजार इतनी मीन्स नहीं नजर आती उनकी, लेकिन उनके बाहर फ्लैट है जी। फिर दुबई में किसके पास नहीं है मुझे बताइए? तो ये तो एक कहानी, ये तो अब इस पे बहस करने का फायदा नहीं है। मैंने आपको सोर्स भी बता दिया, मैंने आपको तरीका भी बता दिया, मैंने आपको सिस्टम भी बता दिया, और इस सारे सिस्टम का मंबा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरहूम जिया-उल हक जी। अच्छा, नवाज शरीफ किस तरह कहानी शुरू हुई है 70 के बाद से? ये नवाज शरीफ 70 से पहले बिजनेसमैन का काम ये नहीं था। 70 के बाद से जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ ये हुआ है कि कभी FEBC ले आओ, कभी आप फॉरेन करेंसी अकाउंट ले आओ, कभी पीरा ले आओ, पैसे यहाँ कमाओ, बाहर ले जाओ, उसको पाक कर दो। ये सारा कारोबार है, यही धंधा है, इसी पे मुल्क चल रहा है। ठीक है। अच्छा जैदी साहब, आप कह रहे हैं कि ये जो 150 अरब डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, आपने अपील की कि ये लोग पैसे वापस ले आए, पाकिस्तानियों के लिए बेहतर होगा। मैंने अपील कभी नहीं की सर ये जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 150 बिलियन डॉलर को पाकिस्तान नहीं लाओ, मगर डिक्लेयर कर दो पाकिस्तान में, अदरवाइज ये बाहर जब्त हो जाएगा। अच्छा ये नहीं, अच्छा ठीक है जैदी साहब, मान लिया 150 बिलियन है, 150 बिलियन का जो है। अच्छा जैदी साहब जी, जैदी साहब ये बता दें, माजी में हमने देखा मुशर्रफ साहब एक एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे, उस वक्त नैब का मुआहिदा हुआ ब्रॉडशीट के साथ, एक फर्म थी इंटरनेशनल, उन्होंने खोज भी लगा ली, लेकिन अब ये है कि कोई मिलियंस ऑफ डॉलर इंटरनेशनल कोर्ट से पाकिस्तान को फ़ाइन हो चुका है कि हम उस मुआहिदे से निकल चुके थे। अब की बार मैकेनिज्म क्या हो सकता है ये पैसा वापस लाने के लिए? देखिए मेरी एक बात आप तकरीबन लिख लें कहीं कि एक पैसा बाहर से वापस नहीं आएगा। उसकी 2 वजूहात है। पहली वजह उसकी ये है कि कभी भी जितने मर्जी भी वेस्टर्न कंट्रीज अपने आप को आज़ाद रवैया कहें, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं होती कि वेस्ट से ईस्ट में पैसा आए। पहली बात तो गवर्नमेंट का इंसेंटिव ही नहीं है, वो सजा दे देंगे, आपको जब्त कर लेंगे, मगर रिपेट्रिएशन मैंने तो अपनी जिंदगी में किसी डेवलपिंग कंट्री में रिपेट्रिएशन होते नहीं देखी। अगर आपने देखी तो मुझे बता दें, पूरी अफ्रीका में ईदी अमीन का, इसका उसका, आप मुझे बताएं किसका पैसा, शाहजहां का पैसा वापस आया? किसका पैसा वापस आया? कोई पैसा वापस नहीं आता कभी। तो ये तो आप भूल जाएं कि पैसा वापस आएगा। आप ये जरूर कर सकते हैं कि उस पैसे के बेस पर उस आदमी को पाकिस्तान में टैक्स कर लें या बाहर टैक्स कर लें, इससे ज़्यादा आपका कुछ रवैया नहीं है। स्विट्ज़रलैंड के बैंक जो दुबई के बैंक हैं,
वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं इन द रियल सेंस। जब उनकी आवाज जब उस वक्त तक अच्छी है जब तक पैसा उनके मुल्क में पड़ा है। जिस दिन आप उन्हें ये कहेंगे कि इसकी चेक को काट के पाकिस्तान क्रेडिट कर दो, वो आपकी तरफ से दूसरी तरफ मुंह कर लेगा। ये बैरिस्टर शहजाद अकबर जो है ये कहते हैं कि हम नवाज शरीफ के और फलां के पैसे वापस ले आएंगे और ये आ रहे हैं और हमने ये लिख दिया वो कर दिया। तो आप जो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक किस्म की फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ निज़ामी साहब, मैं नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो इनहेरेंटली ये इंश्योर करता है कि पैसे का आउटफ्लो बैक टू डेवलपिंग कंट्री नहीं हो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे। मुझे शहजाद अकबर के एफर्ट पर कोई शक नहीं है कि वो जरूर कोशिश करेगा। देखिए, हम एक थोड़ा से पैसे ले भी आए थे वो मलिक रियाज वाले से, मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये मुझे नवाज शरीफ के पैसे का मसला नहीं है। मैं तो कह रहा हूं $150 बिलियन की बात कर रहा हूं। $150 बिलियन नवाज शरीफ का नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम रिवर्स बैक के लिए तैयार नहीं होता। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आपके अंदर जब आप सारे मैटर को लेके जाएंगे, ये जो आप किसी पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं, ये काम इन्वेस्टिगेशन का नहीं है। ये काम अकाउंटिंग का और एक मैकेनिज्म का है जो इस प्रोसेस में काम करता है। पाकिस्तान में उस चीज की सलाहियत बहुत कम है और हमें अगर रिकवरी यूनिट करना है तो इसको बहुत स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अभी रिकवरी यूनिट जो है वो मेरे ख्याल में उस जगह पे नहीं पहुंचा कि हम रिकवरी उस सेंस में कर सकें जो हम एज्यूम कर रहे हैं। तो पहले तो आपने ये साबित करना है कि ये पैसा करप्शन का है। अच्छा, आपने साबित करना है कि ये पैसा करप्शन का है। फिर पैसा साबित करने के बाद ये इंश्योर करना है कि ये पैसा उस करप्शन के पैसे से है। देखिए, मैंने आज एक और प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर पहले एक बात की है कि पाकिस्तान में बिजनेसमैन फैमिली जो पॉलिटिशियन में हैं, उनका जो पैसा बाहर है उसमें से 80% उनके कारोबार का है, 20% उनकी करप्शन का है। जो 80% है वो उसमें कोई फर्क नहीं है मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में और जो चिन्योटी और मेमन खानदान कारोबार कर रहे हैं, दोनों सबका एक ही धंधा है। जो भी आदमी काम कर रहा है पोल्ट्री का, उसका सारा पैसा आउट ऑफ बुक है।